नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में और आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए समाचार की शुरुआत करते हैं अब तक की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में 29,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की देंगे सौगात। सड़क, रेल, बंदरगाह से जुड़ी परियोजनाओं को राष्ट्र को करेंगे समर्पित। सात राज्यों के 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी। बुधवार को हुआ था मतदान। मतगणना के लिए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। मौसम विभाग ने आज के लिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित 8 राज्यों में भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। मुंबई में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। मुंबई में बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर डेमोक्रेटिक सांसदों की तरफ से पुनर्निर्वाचन की दौड़ से हटने का बढ़ा दबाव। बाइडेन ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी में बने रहने की कही बात। कहा ट्रंप को चुनाव में देंगे मात। भारत और जिम्बाब्वे के बीच चौथा टी20 हरारे में आज 5 मैचों की सीरीज में भारत 2-1 से आगे। आज का मैच जीतकर सीरीज में अजय बढ़त बनाना चाहेगी टीम इंडिया। और विंबलडन के महिला एकल के फाइनल में इटली की जैस्मिन पाउलिनी और चेक गणराज्य की बारबोरा कैजरिकोवा के बीच आज होगी खिताबी भिड़ंत। विंबलडन को मिलेगा आज नया विजेता। और आइए अब खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के एक दिन के दौरे पर मुंबई पहुंचेंगे। पीएम मोदी मुंबई में नेस्को प्रदर्शनी केंद्र में 29,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली सड़क, रेलवे और बंदरगाह क्षेत्र से जुड़ी अनेक परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के जी ब्लॉक में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी सचिवालय का दौरा करेंगे और आईएनएस टावर्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ठाणे बोरीवली ट्विन टनल परियोजना और गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नवी मुंबई में कल्याण यार्ड रीमॉडलिंग और गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल की भी आधारशिला रखेंगे। पीएम मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना और इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी आईएनएस टावर्स का भी उद्घाटन करेंगे। और इधर देश भर के 7 राज्यों के 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। बीते बुधवार को ही बिहार की 1, मध्य प्रदेश की 1, उत्तराखंड की 2, पंजाब की 1, पश्चिम बंगाल की 4, तमिलनाडु की 1 और हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों पर वोट डाले गए थे। जिन सीटों पर उपचुनाव हुए थे उनमें से कुछ सीटें लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई थी, वहीं कुछ सीटें विधायकों के निधन के बाद खाली हुई थी। विश्व के जिस सबसे बड़े लोकतंत्र का नागरिक होने के बाद हम दुनिया को बड़े फक्र से बताते हैं, उसी लोकतंत्र को आपातकाल का दंश झेलना पड़ा था। कभी ना भूलने वाला ये दर्द ऐसा है कि जिसकी आंधी में करोड़ों नागरिकों के अधिकार दफन हो गए थे। आपातकाल के दौरान अत्याचार, निरंकुशता और शोषण की कहानियां आज तक सुनाई जाती हैं। नई पीढ़ी तो आपातकाल की विभीषिका से बिल्कुल अपरिचित है। आइए आपको दिखाते हैं कैसे एक निरंकुश फैसले ने भारत के लोकतंत्र पर सबसे बड़ा धब्बा लगा दिया। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। करोड़ों लोगों को कल्पना भार की यातनाएं दी गई है। भारत के संविधान की बातें करने वालों को मैं पूछता हूं, वो कौन सा संविधान था जिसको लेकर के आपने 7 साल तक सत्ता की मौज ली और लोगों पर जुल्म करते रहे? और आप संविधान हमें सिखाते हो। पच्चीस जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित करने पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आज इस देश की जनता को ये भूलना नहीं चाहिए कि संविधान की हत्या करने की कोशिश करके कांग्रेस पार्टी ने कितना बड़ा गुनाह किया है। डेमोक्रेसी को हत्या करने की खून से लाल हुआ है।
इस देश की जनता इसको भूलना नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी कितने बड़ा गुनाह किया है संविधान को हत्या करने का कोशिश करके। देश की भविष्य की पीढ़ी उसको ना भूले, इसीलिए संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। देश की नई पीढ़ी के अंदर उस वार्ता को आगे लाया जाएगा और स्कूलों में भी, कॉलेजेस में भी भारत की संविधान के बारे में महत्व बढ़ाते हुए उस एस्पेक्ट को भी सामने रखा जाएगा। पिछले दिनों में कुछ लोगों ने, संविधान विरोधी लोगों ने कैसे संविधान को हत्या किया था। वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर विजय जॉली ने भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने के निर्णय का भव्य स्वागत किया और 25 जून 1975 को भारत में लगाए गए आपातकाल के लिए कांग्रेस को दोषी ठहराया। 25 जून 1975 को सबके मौलिक अधिकारों का हनन कर देश में सबको प्रतिबंधित किया था, जेलों में ठूसा था। आज 2024 के अंदर भारत की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने के निर्णय का हम स्वागत करते हैं और संविधान हत्या दिवस की घोषणा का समाज के सभी वर्ग के लोग स्वागत कर रहे हैं। शिक्षाविद जीएल बोहरा ने संविधान हत्या दिवस की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि नई पीढ़ी को इससे जानकारी मिलेगी। 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है, हम इसका स्वागत करते हैं क्योंकि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में आपातकालीन लागू किया था। इस दिवस को केंद्र सरकार संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएगी, जिससे युवा लोगों को उस काले दिन का याद रहेगा। बिहार के नालंदा में दनियाबाग के पास एक मालगाड़ी के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। यह हादसा दानापुर रेल मंडल के इस्लामपुर फतुहा रेलखंड पर हुआ है। इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुई है। हादसे के कारण इस मार्ग पर ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया है। मगध एक्सप्रेस और हटिया एक्सप्रेस सहित सभी ट्रेनें रुक गई हैं। इस रूट पर चलने वाली 5 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जबकि कई ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है। और अब बात अमरनाथ यात्रा की। भोले बाबा के जयकारे लगाते हुए अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का एक और जत्था पंथा चौक श्रीनगर बेस कैंप से रवाना हुआ। 29 जून से शुरू हुई 52 दिवसीय तीर्थयात्रा का समापन 19 अगस्त को होगा। और अब जानते हैं मौसम का हाल। दरअसल देश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी है। महाराष्ट्र के मुंबई में बीती रात से जमकर बारिश हो रही है, जिस कारण कई जगहों पर ट्रैफिक जाम देखने को मिला। वहीं बारिश के कारण रिहायशी इलाकों में हुए जल जमाव से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं दिल्ली के कई इलाकों में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। बिहार के लिए भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इधर मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, जम्मू, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। केरल, माहे और आंतरिक दक्षिणी कर्नाटक में भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। कोंकण और गोवा में भी भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दूसरी ओर असम में बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार देखने को मिल रहा है। प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या घटकर 12.3 लाख रह गई है। पिछले 24 घंटों में बाढ़ के कारण 7 लोगों की मौत होने से मरने वालों की संख्या 90 से ज्यादा हो गई। वहीं राज्य के कई हिस्सों में ब्रह्मपुत्र और 3 अन्य प्रमुख नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के बहुत ऊपर है। 24 जिलों के 75 राजस्व सर्कलों के अंतर्गत 2400 से अधिक गांव अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं। प्रभावित जिलों में कछार, गोलाघाट, गोलपारा, धेमाजी, दरांग के अलावा कई अन्य जिले शामिल हैं। अन्य सभी जिलों की तुलना में धुबरी में सबसे ज्यादा 3.18 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं।
राज्य भर में 316 राहत शिविर में 39,000 से अधिक लोग शरण लिए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की आज लखनऊ में बैठक होगी। इस बैठक में रविवार को एक दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की होने वाली बैठक में एजेंडे पर चर्चा होगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी कार्य समिति बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित अन्य प्रमुख नेता संबोधित करेंगे। राजस्थान में आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां रणनीति तैयार करने में जुट गई हैं। राजस्थान में आगामी 5 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा कार्य समिति की बैठक आज आयोजित की जाएगी। बैठक में चर्चा के साथ ही भाजपा की भावी योजनाओं को लेकर प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। वहीं केंद्र की ओर से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज जयपुर में होने वाली इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। वहीं इस बैठक में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल और भागीरथ चौधरी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के भी शामिल होने की संभावना है। ग्रास रूट लेवल तक संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से राज्य में बीजेपी की कार्य समिति की बैठक का आयोजन इस बार वृहद स्तर पर किया जा रहा है। पहली बार बैठक में मंडल स्तर तक के पदाधिकारी बुलाए गए हैं। इस कार्य समिति में पंचायत राज के जनप्रतिनिधि, निकाय जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रदेश पदाधिकारियों सहित 8,000 से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ता भाग लेंगे। हरियाणा के सोनीपत में कल रात पुलिस ने 3 कुख्यात बदमाशों का एनकाउंटर किया है। सोनीपत के खरखौदा में पुलिस एनकाउंटर में 3 बदमाशों को मौत की नींद सुला दिया गया। तीनों आरोपी हिमांशु भाऊ गैंग के शार्प शूटर सदस्य थे। गुप्त सूचना के आधार पर सोनीपत एसटीएफ और न्यू दिल्ली रेंज की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। रोहतक बाईपास स्थित चिन्नौनी रोड पर नाका लगाकर वाहनों की जांच कर रही एसटीएफ सोनीपत और न्यू दिल्ली रेंज आरकेपुरम की टीम के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। इसमें बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस टीम ने बचाव में गोली चलाई तो 3 बदमाश घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। ये आरोपी हरियाणा, दिल्ली समेत कई राज्यों में अलग अलग घटनाओं में संलिप्त रहे हैं। बदमाशों की पहचान हिसार गांव खारिया निवासी आशीष उर्फ लालू, हिसार के गांव खरड़ निवासी सन्नी खरड़ और सोनीपत के गोहाना के गांव रिंढाना निवासी विक्की के रूप में हुई है। पुलिस मामले में जांच कर रही है। तीनों हिसार में व्यापारी से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने, मातूराम हलवाई की दुकान पर फायरिंग कर रंगदारी मांगने और शराब कारोबारी की मुरथल में हुए हत्याकांड के मामले में संलिप्त बताए जा रहे हैं। इधर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मुफ्त बिजली स्कीम को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य में आयकरदाता घरेलू उपभोक्ताओं को अब मुफ्त बिजली का लाभ नहीं मिलेगा। फिलहाल राज्य में 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाई जाती है। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि बिजली बोर्ड के कर्मचारियों का वेतन देने तक के लिए धन उपलब्ध नहीं है। ऐसे में इस फैसले के जरिए वित्तीय स्थिति सुधारने की कोशिश की गई है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने हर घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा किया था। फिलहाल अब तक यह वादा पूरा नहीं हो सका है। वहीं दूसरी ओर आयकरदाताओं को मुफ्त बिजली के लाभ से वंचित कर दिया गया है। झारखंड में बांग्लादेशियों की घुसपैठ और आदिवासियों की घटती आबादी का मामला। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव 2024 में 11 उम्मीदवारों में से महायुति के सभी 9 उम्मीदवारों को अप्रत्याशित जीत मिली है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमें विश्वास था कि महायुति के सभी 9 लोग जीतेंगे। कई लोगों ने इसे चैलेंज किया था कि चमत्कार होगा क्या। चमत्कार सच में हुआ। महायुति द्वारा जो विकास कार्य किया गया उसके लिए हमें अन्य पार्टी के लोगों ने भी वोट दिया है। हमने कहा था, विश्वास था कि पूरे 9 के 9 लोग हमारे जीतेंगे। कई लोगों ने उसमें कहा था, कुछ चैलेंज भी दिया था कि ये चमत्कार होगा, ये होगा। अभी चमत्कार हुआ है, चमत्कार हुआ है। महायुति के जितने हमारे विधायक हैं उन्होंने तो वोट दिया ही,
उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन महायुति के काम पर, विकास पर अन्य पार्टी के लोगों ने भी हमें सपोर्ट किया, उनका भी मैं अभिनंदन। और इधर केपी शर्मा ओली एक बार फिर नेपाल के प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ओली ने शुक्रवार को राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के समक्ष 165 सांसदों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया, जिस पर राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल फैसला करेंगे। मौजूदा प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड शुक्रवार को राजनीतिक उथल पुथल के बीच संसद में विश्वास मत जीतने में कामयाब नहीं हो सके। उन्होंने पुष्पकमल दहल प्रचंड के संसद में विश्वास मत हारने के बाद राष्ट्रपति के सामने 166 सांसदों के समर्थन का दावा किया है। इनमें उनकी खुद की पार्टी यूएमएल के 78 और नेपाली कांग्रेस के 88 सांसद शामिल हैं। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 मैच की T20 सीरीज का चौथा मुकाबला शनिवार को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। भारतीय टीम अगर इस मुकाबले को जीत लेती है तो टीम सीरीज में अपने नाम कर लेगी। ऐसे में जिम्बाब्वे के लिए यह मुकाबला करो या मरो का है। जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज का पहला मुकाबला हारने के बाद भारतीय टीम ने अगले दोनों मुकाबले जीतकर अपने इरादों को साफ कर दिया है कि टीम सीरीज जीत से कुछ कम नहीं चाहती है। वैसे पिछले मुकाबले में टीम ने जिस अंदाज में जीत दर्ज की वह इस यंगिस्तान टीम की बड़ी ताकत के बड़े रूप को सामने रख गया, जहां काबिलियत से भरा कप्तान और अनुभव से सीखता मध्यक्रम रहा। टीम अगर चौथा T20 मुकाबला जीतने में सफल रहती है तो सीरीज पर कब्जा जमा लेगी, जो कि T20 विश्व चैंपियन बनने के बाद टीम की पहली सीरीज जीत होगी। भारतीय टीम ने तीसरे T20 में 23 रन से जीत दर्ज की थी। उस मैच में कप्तान शुभमन गिल ने अर्धशतक लगाया था। गेंदबाजी में वाशिंगटन सुंदर ने 3 विकेट चटकाए थे। पिछले 2 मैचों को जीत चुकी भारतीय टीम बिना बदलाव के उतर सकती है। वहीं जिम्बाब्वे की बात करें तो टीम के लिए यह मुकाबला करो या मरो का है, क्योंकि यहां हारे तो सीरीज हाथ से जाएगी। ऐसे में टीम को अपनी गलतियों से सबक लेने की जरूरत है। टीम को अपनी बल्लेबाजी में गहराई भी लानी होगी। साथ ही साथ गेंदबाजी में अनुभव की कमी इस टीम के लिए सबसे बड़ी दिक्कत साबित हो रही है। आंकड़ों पर गौर करें तो भारत और जिम्बाब्वे के बीच अब तक 11 T20 मुकाबले हुए हैं, जिसमें भारत को 8 मैचों में जीत मिली है, जबकि 3 में हार। कुल मिलाकर दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला बड़ा है। ऐसे में खेल के साथ साथ अनुभव का तालमेल भी जीत की दिशा तय करेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। और ब्रेक के बाद खबरों में बढ़ते हैं आगे। साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन के महिला एकल वर्ग का फाइनल मुकाबला आज शाम इटली की जास्मिन पाओलिनी और चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिकोवा के बीच खेला जाएगा। पाओलिनी ने जहां डोना वेकिच को हराकर फाइनल में जगह बनाई है, वहीं क्रेजिकोवा ने एलिना रायबाकिना को हराकर खिताबी मुकाबले के लिए प्रवेश किया है। क्रेजिकोवा और पाओलिनी के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो इससे पहले साल 2018 में यह दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के आमने आमने थे, जहां चेक खिलाड़ी ने जीत हासिल की थी। पाओलिनी विंबलडन के फाइनल में जगह बनाने वाली इटली की पहली खिलाड़ी हैं। और फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। वो मिस्टर विकास की फाइल। आप? पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू।
ब्रेक के बाद खेल की खबरों में बढ़ते हैं आगे। विश्व के बड़े युवा फुटबॉल टूर्नामेंट गोथिया कप के लिए स्पेशल ओलंपिक भारत ने शुक्रवार को भारतीय दल के लिए स्टैंड ऑफ सेरेमनी का आयोजन किया, जहां स्पेशल ओलंपिक भारत की अध्यक्ष मल्लिका नड्डा भी मौजूद रहीं और उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय दल इस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन की तस्वीर को सामने रखेगा। मल्लिका नड्डा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नारायण सिंह ने। भारतीय टीम गोथिया कप में खेलने के लिए जा रही है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा यूथ चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं स्पेशल ओलंपिक भारत की प्रेसिडेंट डॉक्टर मल्लिका नड्डा जी। मैडम, आपका स्वागत है। भारतीय टीम एक बड़े टूर्नामेंट को खेलने जा रही है, जो कि सबसे बड़ा टूर्नामेंट है फुटबॉल का। तो किस तरह से देखते हैं कि इस तरह की जो पहल है, जो समावेशता का सिद्धांत है, उसको किस तरह से बढ़ावा देगा ये टूर्नामेंट में? स्पेशल ओलंपिक्स भारत इंक्लूजन रेवोल्यूशन के लिए काम कर रही है और आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि गोथिया कप स्वीडन में स्पेशल ओलंपिक्स भारत की टीम रिप्रेजेंट करेगी, जहां लगभग 80 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 1700 टीम्स इस गेम के लिए स्वीडन आ रही हैं। हम सब स्पेशल ओलंपिक्स भारत की ओर से स्वीडिश एम्बेसी में हमारे स्पेशल एथलीट्स चैम्पियंस का सेंड ऑफ सेरेमनी करने के लिए आए हुए हैं और हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से इंक्लूसिविटी के विषय को हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और सबसे बड़े फुटबॉल टूर्नामेंट में भारत और भारत से स्पेशल ओलंपिक्स भाग लेगा, ये हम सब के लिए खुशी की बात है। मैम, अब आप जो एशिया पैसिफिक काउंसिल उसकी चेयरपर्सन भी हैं, तो इस नई पारी को किस तरह से देखते हैं? आप चैलेंज के तौर पे देखते हैं और या देखते हैं कि एक अवसर है जो कि स्पेशल ओलंपिक्स का जो मिशन है उसको आगे ले जाने का? एज ए चेयरपर्सन एडवाइजरी कमेटी एशिया पैसिफिक रीजन, मुख्य रूप से हमारे सभी देशों में स्पेशल ओलंपिक्स का कार्यक्रम सुचारू रूप से चले, इसका एक प्रयास हमें करना है। स्पेशली हमारे जो भारत के नेबरिंग कंट्रीज़ है, भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इन सभी देशों में इन प्रोग्राम्स को बढ़ावा देने के लिए हम प्रयास करेंगे। भारतीय खेलों की बात करें तो एक जिस तरह से प्रधानमंत्री हर एथलीट को, हर खेल को बढ़ावा दे रहे हैं और इंटरैक्ट करते हैं खिलाड़ियों से, उनको प्रोत्साहन करते हैं, वो जीतते हैं तो उनसे मिलते हैं और हारने पर भी उनको एक उनका जो हौसला बढ़ाते हैं। तो इस चीज़ से एक चीज़ देखी गई है, जो प्राइवेट सेक्टर है, कॉरपोरेट है, वो भी खेलों में आगे बढ़कर आ रहा है और खेलों को सपोर्ट कर रहा है। तो ये जो गवर्नमेंट और जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की जो भागीदारी है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से खेलों को प्रोत्साहन दिया है, जिस तरह से सभी प्रकार के खेलों में आज विद्यार्थी रुचि लेने लगा है, युवा आगे बढ़ने लगा है, ये सब पहल और प्रयास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के कारण संभव हुआ है। स्पेशल ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स जैसे खेलों को भी मन की बात में उजागर करके हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें स्थान दिया है, इनको मोटिवेशन दी है। तो मुझे लगता है इसके माध्यम से हम इनको एक लाइफ ऑफ डिग्निटी भी देते हैं और एक आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाने का एक प्रयास भी है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से भारत में खेलों का एक चहुमुखी विकास हो रहा है। न केवल सिर्फ जो मेन खिलाड़ी होते हैं, बल्कि जो पैरा गेम्स हैं, जो स्पेशल गेम्स हैं, उनमें भी खिलाड़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और मेडल जीत रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। और हम सोचते हैं कि इसी तरह से ये प्रयास चलता रहेगा और हमारे खिलाड़ी आगे चलकर और जो आने वाले टूर्नामेंट हैं उसमें और मेडल जीतेंगे और देश के लिए जो एक गौरवान्वित करने का पल है उसको और लाएंगे। कैमरा पर्सन गौरव के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और इसके साथ ही अब तक के समाचारों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।